हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस के संपूर्ण जीएस मेंस बूस्टर प्रोग्राम के इस नए एपिसोड में। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे वो हाल फिलहाल में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज का हमारा जो टॉपिक है चैट जीपीटी है। दरअसल यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यानी एआई बेस्ड एक टूल है, या ये कह लें कि चैट जीपीटी को एक ऐप के माध्यम से भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं जो कि चुटकियों बजाते हमारे बहुत सारे कामों को आसानी से कर देता है। अब चैट जीपीटी की बात करें तो इसके साथ कुछ एथिकल कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं, यानी कि जो नैतिक चिंताएं हैं इसके साथ क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि आपको हमारे इस सीरीज के नाम से ही पता है कि मेंस बूस्टर यानी कि मेंस के अंतर्गत जो सवाल पूछे जाते हैं उनको आप कैसे लिखेंगे, उसमें हम लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक के पोर्शन को कवर करने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है, जिसमें हर एपिसोड में हम एक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर यह देखिए कि चैट जीपीटी से संबंधित किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। बीते एपिसोड में अगर हम देखें तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कवर कर लिया था और आज हम बातचीत करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर। तो आज का एपिसोड कैसे आगे बढ़ेगा उसकी एक रूपरेखा समझ लेते हैं। उन पॉइंट्स को हम एक बार देख लेते हैं कि किन पॉइंट्स पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। इसके बाद चैट जीपीटी क्या है, इसका एक परिचय हम लोग देखेंगे कि चैट जीपीटी है क्या, किसने इसको लॉन्च किया, ठीक है। इन तमाम पहलुओं पर बात करते हुए इसके क्या प्रयोग हैं, किस तरह से ये हमारे लिए यूजफुल है, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद इसकी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर बातचीत करते हुए इससे जुड़े क्या एथिकल कंसर्न हैं, क्या नैतिक चिंताएं हैं, इन पॉइंट्स पर हम बात करते हुए क्या अभी चैट जीपीटी में लेटेस्ट अपडेट आया है, इसका कोई वर्जन अपडेशन आया है तो वो क्या है, और इसमें क्या ऐसी खास बात है जो इसके पिछले वर्जन से इसे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है, इस पर बात करेंगे। फिर आगे की राह यानी कि इससे जुड़ी जो भी लिमिटेशंस है, जो भी एथिकल कंसर्न्स हैं, उनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण सुझाव हो सकते हैं या किस तरह से इसमें और भी सुधार किया जाना चाहिए, इन तमाम चीजों पर हम लोग बातचीत करते हुए एपिसोड को खत्म कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। चैट जीपीटी के बारे में अगर देखें तो सवाल इस तरह से मेंस में पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द एथिकल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से जुड़ी नैतिक चिंताओं का वर्णन कीजिए, इस तरह का सवाल आ सकता है। आउटलाइन द करंट यूजफुलनेस ऑफ चैट जीपीटी एंड एक्सप्लेन द एथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद इट। वर्तमान में चैट जीपीटी की उपयोगिताओं को रेखांकित करते हुए इससे जुड़ी नैतिक चिंताओं को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि चैट जीपीटी के संबंधित प्रमुख नैतिक चिंताएं क्या हैं। ठीक, तो इस तरह से सवाल जो है आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह प्रश्न जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहां पर किसी स्टेट स्पेसिफिक को हमने यहां पर हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि मेंस में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पेपर है वो किसी भी स्टेट में चैट जीपीटी से जोड़ करके सवाल पूछ सकता है, प्रबल संभावना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब हम बातचीत करते हैं चैट जीपीटी के इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सलमान सर स्टडी आईक्यू। इसके अलावा आप स्टडी आईक्यू पीसीएस में लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी यहाँ टीचर्स के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि ट्रेंड और एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा लिखी गई हैं, तो उन बुक्स को अगर आप लेना चाहें, कोर्स को लेना चाहें, तो आप यहां पर सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, किसी चीज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी मुझसे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम जो है study.with-सलमान सर के नाम से, तो आप यहाँ पर भी मुझसे जुड़ करके अपनी क्वेरीज मेरे सामने रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं, तो मैं उस पर रिवर्ट जरूर करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी बेसिकली अगर देखें तो एक रिवोल्यूशनरी एआई बेस्ड टूल है। ठीक है, एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी बेस्ड एआई टूल है। क्या है?
AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग फॉर्म के क्वेश्चन और आंसर में, यानी कि किसी भी यूजर्स को, जो भी उपयोग करता है, यूजर है, अगर उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो चैट जीपीटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसे इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से सवाल करते हैं और वो उन सवालों का जवाब देते हैं, तो एक तरह से चैट जीपीटी जो है वर्चुअल गाइड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वर्चुअल गाइड के रूप में कार्य करता है और हमारे सवालों का जवाब देता है। लेकिन यह मनुष्यों से, ह्यूमन बीइंग से भिन्न है, क्योंकि यह बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो बेसिकली हमारे सवालों का ये जवाब देता है, इसलिए हम इसे वर्चुअल गाइड के रूप में देख सकते हैं। इसको ओपन एआई के द्वारा, ओपन एआई एक कंपनी है, इसके द्वारा इसे बनाया गया है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? नवंबर 2022 में, 30 नवंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था ओपन एआई के द्वारा। और इसकी शुरुआत अगर देखें तो किसके द्वारा की गई थी? सैम अल्टमैन और एलॉन मस्क के द्वारा। कब की गई थी? 2015 में एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी? चैट जीपीटी की, जिसे लॉन्च किया गया 30 नवंबर 2022 को। ये एआई बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक तरह से वर्चुअल गाइड है जो हमारे सवालों का जवाब देता है। साधारण शब्दों में यही इसकी परिभाषा है। बाद में एलन मस्क ने इसको छोड़ दिया, तो अभी इसके वर्तमान जो सीईओ है, ठीक है, सैम अल्टमैन है। ठीक, तो ये एक साधारण शब्दों में चैट जीपीटी की परिभाषा हो गई। अब यहां पर देखें कि यहां पर जो भी है, इसे हम गूगल के ऑप्शन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है जिस पर हम कुछ डेटा देते हैं। वो डेटा सवाल होते हैं हमारे, हमें कुछ चीज़ों की जानकारियां चाहिए होती हैं, तो गूगल उसकी जानकारी हमें देता है या हमारे सवालों का जवाब देता है। तो इसे एक तरह से गूगल के ऑप्शन के रूप में भी देखा जाता है। इसमें जो है लार्ज अमाउंट में जो डेटा है फीड किया गया है। ठीक है, इसमें डेटा कह लें या डाटा, दोनों ही शब्द सही है, डाटा को फीड किया गया है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखें कि इसमें जो डेटा है जो फीड किया गया है, ये 2021 से पहले का डाटा है, पहले का डाटा फीड है। अब चूंकि ये जो एआई बेस्ड चैट जीपीटी है, ये टेक्स्ट को समझता है और हमारे आंसर्स को जनरेट करता है। इट हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड जनरेट आंसर इन टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को समझ सकता है और इसी के अनुसार उत्तर जो है देने में सक्षम है या जनरेट करने में सक्षम है। तो यहां तक यह इसका परिचय हो गया। ठीक, ये बेसिकली एक चैटबॉट है। चैटबॉट क्या है, इसको हम अभी आगे बातचीत करेंगे। तो चैटबॉट के बारे में हम बातचीत करते हैं और उसके क्या प्रकार हैं ये भी देख लेते हैं। तो चैटबॉट क्या है? बेसिकली चैटबॉट जो है एक एआई बेस्ड, ठीक है,
AI बेस्ड एक तकनीक है जो कि कस्टमर्स जो हैं उनको कन्वीनियंस हो सके इसमें मदद करता है। बेसिकली ये एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम होता है, चैटबॉट। ठीक है, क्या है ये? ऑटोमेटेड प्रोग्राम होता है जो कि कस्टमर्स के साथ बातचीत करता है लाइक ह्यूमन। ठीक है, मानव की ही भांति जो चैटबॉट होता है ये कस्टमर से बात करता है और उन्हें जो भी सेवाएं चाहते हैं, वो जो भी सेवाएं चाहते हैं उनमें सुलभता प्रदान करता है। ठीक है, कन्वीनियंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। तो बेसिकली जो चैट जीपीटी है वो भी एक चैट बॉट ही है। अब चैट बॉट कितने तरह के हो सकते हैं, क्या इनके प्रकार है, इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, मेनू या बटन बेस्ड चैट बॉट होते हैं, लिंग्विस्टिक बेस्ड चैट बॉट होते हैं, मशीन लर्निंग चैटबॉट्स होते हैं, वॉइस बॉट्स होते हैं, हाइब्रिड मॉडल के चैटबॉट्स होते हैं, कीवर्ड रिकॉग्निशन बेस्ड चैटबॉट्स होते हैं। तो इतने तरह के चैटबॉट्स होते हैं। तो ये AI बेस्ड होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमने बातचीत कर ली कि जो चैट जीपीटी है उसकी क्या परिभाषा है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और किसने इसको लॉन्च किया है। ठीक, ये तमाम बातें हमने कर ली। अब इस पर हम बातचीत करते हैं यूसेज पर। देखिए इसका क्या इस्तेमाल है। देखिए, हम यहाँ पर संक्षिप्त में ही बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत लंबी अगर हम क्लास कर देंगे तो आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको अपने आंसर राइटिंग एक समय सीमा होती है, वर्ड लिमिट होती है। तो आपको बिल्कुल कंक्रीट जानकारी होनी चाहिए कि जिससे कि आप अपने उत्तर को एक बैलेंस वे में कम समय में दिए गए शब्द सीमा में आराम से लिख सके। तो परिभाषा समझ में आ गई आपको। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रयोग क्या क्या हो सकता है हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले ये एक साथ बहुत सारे यूजर्स को हैंडल कर सकता है। ठीक, तो मतलब मल्टीपल यूजर्स को एक ही समय पर ये हैंडल कर सकता है। दूसरी चीज, ये जो है टेक्स्ट को समझता है और टेक्स्ट के फॉर्म में ही आंसर को जनरेट कर सकता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल अगर हम देखें तो ईमेल जनरेशन में हम कर सकते हैं, ईमेल जनरेशन में कर सकते हैं, बुक राइटिंग में हम कर सकते हैं। इसके अलावा कोडिंग में कर सकते हैं, डिबगिंग में कर सकते हैं, HR जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं जो कि रिक्रूटमेंट करते हैं, तो ये क्वेश्चंस को जनरेट करने में मदद कर सकता है कि जो भी पर्सनल वहां पर आए जिसे जॉब की जरूरत है उनसे क्या सवाल पूछना है, उन सवालों को HR चैट जीपीटी के माध्यम से जनरेट कर सकता है। साथ ही साथ ये अपने आंसर्स को भी इसके माध्यम से जनरेट कर सकता है, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज हैं वो HR से क्या क्वेश्चंस पूछेंगे उन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा ब्रांड है, ब्रांडिंग में भी ये मदद कर सकता है। कोई भी ब्रांड है यानी कि एडवर्टीजमेंट में ये इस्तेमाल कर सकता है। वहाँ पर क्या कोटेशन लिखना है, किस तरह से चीज़ों को लिखना है, ब्रांडिंग करते हुए कौन कौन से पॉइंट्स को हमें देखना है, तो वहाँ पर भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन में यानी कि भाषा अनुवाद में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एजुकेशनल पर्पस से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्नों का उत्तर इससे लेकर के, यानी कि हम कोई क्वेश्चन जो है पूछते हैं तो सवालों के जवाब इससे हमें मिल जाता है। तो इन तमाम क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हमारे लिए किया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल है, कैलकुलेटर है या अन्य जो भी गैजेट्स हैं हमारे कार्यों को पलक झपकते ही चुटकियों में कर देते हैं।
तो उसी तरह से चैट जीपीटी भी हमारे बहुत सारे काम को चंद मिनटों में कर देता है। अब इससे एक समस्या भी आ सकती है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जॉब्स जा सकती हैं, क्योंकि मल्टीपल काम्स इसके द्वारा कम समय में कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की जॉब है, नौकरियां हैं, इससे खतरे में आ सकती हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन में कमी आ सकती है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम इस पर भी बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि वर्ष 2023 में चैट जीपीटी का एक अपग्रेडेड वर्जन आया जिसे GPT-4 टर्बो कहते हैं, GPT-4 टर्बो। ठीक, GPT-4 टर्बो, इसमें ऑडियो विजुअल एबिलिटी थी, यानी कि ऑडियो विजुअल एप्लीकेशन इसके माध्यम से लॉन्च किया गया। ऑडियो विजुअल एप्लीकेशंस। अभी तक जो चैट जीपीटी थी उसमें हम टेक्स्ट के माध्यम से काम चला लेते थे, टेक्स्ट के माध्यम से ही सारा कार्य होता था। लेकिन सितंबर 2023 में ओपन एआई ने GPT-4 टर्बो लॉन्च किया जिसमें ऑडियो विजुअल एप्लीकेशंस थी। ठीक है, इसमें जो इमेजेस हैं, इमेजेस के माध्यम से भी काम किया जाता था। ये क्या करता था कि जो इमेजेस हैं उनको क्लासिफाई कर देता था, इमेजेस को क्लासिफाई करने में सक्षम था। जो भी इमेजेस हैं उनमें क्या ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि इमेजेस का ऑब्जेक्टिफिकेशन करने में ये महत्वपूर्ण था। यानी कि इसकी जो क्षमता थी उसका विस्तार इस तरह से कर दिया गया कि जो भी इमेज में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो ऑब्जेक्टिफाई कर सकता था। और साथ ही जो भी इमेज में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकता था। ऑब्जेक्टिफाइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमेजेस, यानी कि जो भी चित्र हैं उनके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये इनको आइडेंटिफाई करने में सक्षम था। इसके अलावा टेक्स्ट टू स्पीच, अभी तक इसमें टेक्स्ट के जरिए काम किया जाता था, अब यह टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने में सक्षम था। ठीक है, स्पीच टू स्पीच, ये सारी क्षमताएं इसमें और भी ज्यादा जोड़ दी गई। तो ये काफी एडवांस्ड वर्जन रहा GPT-4 टर्बो, जिसे कि 2023 में, सितंबर 2023 में ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें ऑडियो विजुअल एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल किया गया था, या कह लें कि इसमें ऑडियो विजुअल एप्लीकेशन की क्षमता थी। तो अब यहां तक हमने बातचीत कर ली कि यह किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, या क्या इसका प्रयोग है, क्या इसका इस्तेमाल है हमारे लिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, यानी कि इसकी सीमाएं क्या हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम सबसे पहले देखें कि अक्सर ये देखा गया है बहुत सारे रिसर्चर्स के द्वारा कि जब कोई भी सवाल इससे पूछा जाता है या कोई भी टेक्स्ट इसके द्वारा इसको दिया जाता है, तो जब ये प्रतिक्रिया देता है या आंसर देता है तो उसमें ग्रामेटिकल एरर तो नहीं होती, कहीं कहीं पे होती भी होंगी। तो एक तरह से देखिए कि ये सक्षम है कि ग्रामेटिकली आंसर देने में, लेकिन जो सवाल पूछा गया है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने में त्रुटियां देखने को मिली हैं, एरर देखने को मिली है। ठीक, तो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, तो जब हमारे कॉन्टेक्स्ट को ही ये सही से नहीं समझ पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो इसका रिस्पॉन्स होगा, जो इसकी प्रतिक्रिया होगी, वो भी एरर वाला होगा, उसमें भी त्रुटियां होंगी। क्योंकि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका सटीक उत्तर हमें प्राप्त होने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को या उस सवाल को वो सही सही समझ सके, इतनी क्षमता होनी चाहिए। तो ये एक चीज इसकी लिमिटेशन है। इसके साथ क्या है कि कभी कभी ये इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी हमें देता है। इसके पीछे अगर मुख्य कारण देखें क्या है कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये एक साथ बहुत सारे यूजर्स को हैंडल कर सकता है। तो चूंकि सर्वर की हम बात करें तो सर्वर में बहुत ज़्यादा कंजेशन होने की वजह से अब सारे यूजर्स को एक साथ हैंडल करना और उनको इंगेज किए रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये अनफिनिश्ड आंसर देता है, अधूरा
उत्तर भी ये देता है, जिसे हम इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स के रूप में देख सकते हैं। तो यानी कि अपूर्ण प्रतिक्रिया भी ये देता है। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर इसलिए कि जो डेटा इसमें फीड है, कहीं कहीं अगर देखें तो डेटा में भी त्रुटियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डेटा फीड है ये 2021 से पहले का डेटा यहाँ पर फीड है। इसके अलावा आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, इसके पीछे भी यही है कि 2021 से पहले का डेटा यहां पर फीड किया गया है, तो यहां पर अभी अपडेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए इसकी जो जानकारियां हैं ये ओल्ड हैं, पुरानी हैं। ठीक। लैक ऑफ कॉमन सेंस, अब देखिए कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि टेक्स्ट फॉर्म में, या कह ले कि यहां पर चूंकि जो भी चीजें स्टोर हैं वो डेटा के फॉर्म में है। डेटा बेसिकली अगर देखिए कैलकुलेशंस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन मानव की जो हाव भाव हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसके अनुभव हैं, उनको ये समझ पाने में सक्षम नहीं है। यानी कि जो व्यवहारिकता है, जो व्यवहारिक बुद्धि है, वो इसके अंदर लैकिंग है। ये सिर्फ टेक्स्ट को समझ सकता है या जो भी इसमें डेटा स्टोर है उसी के आधार पर जवाब दे सकता है, लेकिन कॉमन सेंस की इसमें लैकिंग है, कॉमन सेंस की कमी है। व्यवहारिक क्षमता या व्यवहारिक बुद्धि की क्षमता इसमें देखने को नहीं मिलती है। एक्यूरेसी अगर हम बात करें, नॉट गारंटी, यानी कि जो भी ये सूचनाएं हम तक पहुंचा रहा है या हमको दे रहा है उसकी एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है। इसके पीछे अगर देखें तो एक्यूरेसी की गारंटी क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो चैट जीपीटी है कभी कभी क्या करता है कि इसके पास हालांकि वास्ट जो डाटा है, वास्ट डाटा और कैपेबिलिटी होने के साथ साथ वास्ट डेटा और कैपेबिलिटी होने के बाद भी कभी कभी क्या करता है, ये फंबल करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्यूरेसी की गारंटी नहीं होती है। अब जब एक्यूरेसी की गारंटी नहीं होती है तो आपका ब्रांडिंग जो है वो रिस्क पे होता है। साथ ही साथ अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो वेबसाइट की जो आपकी रैंकिंग है वो पीछे जा सकती है। तो ये इसके कुछ प्रमुख लिमिटेशंस हैं जो कि काफ़ी अगर हम देखें तो चिंताजनक हैं। तो इनमें सुधार की भी आवश्यकता है, इस पर बातचीत हम आगे करेंगे। अब इसके साथ साथ इसकी एक लिमिटेशन है एथिकल कंसर्न को लेकर के। एथिकल कंसर्न अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और चैट जीपीटी के संदर्भ में देखें तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चैट जीपीटी हाल फिलहाल में देखें तो एक उभरता हुआ टूल है। इसने एक तरह से देखें तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश की है। तो इसमें देखिए क्या क्या एथिकल कंसर्न होते हैं। रेशियल एंड जेंडर बायस्ड, अब चूंकि इसमें जो डेटा है वो इंग्लिश में है, ठीक, इंग्लिश में डेटा स्टोर है, ठीक, तो कभी कभी जो भी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, जो भी सवाल इससे पूछे गए हैं या जो भी हम जानकारियां चाहते हैं, तो बेसिकली इसमें जो डाटा स्टोर्ड है ये पूरे वर्ल्ड की जो विविधता है, जो डाइवर्सिफिकेशन है, उसका रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से नहीं करता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जेंडर और रेशियल बेसिस पर ये बायस्ड होता है। क्योंकि अगर देखें जो डेटा इसमें स्टोर है, इसमें बहुत सारे ऐसे नाम भी स्टोर हैं जो कि काफ़ी फेमस रहे हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी लगी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो लैंग्वेज है, डेटा जो इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किया जा रहा है, तो भाषाई आधार पर भी बायसनेस देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखें कि अभी हाल फिलहाल में स्टैनफोर्ड लॉ के जो रिसर्चर्स हैं, स्टैनफोर्ड लॉ कॉलेज के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि इस पर जब इसकी जांच पड़ताल की तो उन्हें लगा कि जो भी नेम्स हैं, बहुत सारे जो नेम्स हैं उनमें काफ़ी डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। मतलब कि नामों के साथ उसमें अगर देखें तो डिस्पैरिटी देखने को मिलती है जो ओपन एआई के चैट जीपीटी है उसके द्वारा। तो कहीं ना कहीं रेशियल और जेंडर बायसनेस यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि एक एथिकल कंसर्न के रूप में देखा जा रहा है। क्रिएशन ऑफ बायस डेटा या इंफॉर्मेशन,
इसके द्वारा क्या हो रहा है यहाँ पर कि डेटा को अगर हम बात करें तो बायस्ड डेटा का भी क्रिएशन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है कि जैसे कि जो यहाँ पर इंग्लिश भाषा में डेटा स्टोर है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक भाषाई समूह के और इसका जो आंसर होता है या जो इसके द्वारा दिया गया आउटपुट होता है वो झुका हुआ देखने को मिलता है। ओरिजिन ऑफ फिशिंग ईमेल भी एक एथिकल कंसर्न है। फिशिंग ईमेल का मतलब क्या है? देखिए, जनरली जो चैट जीपीटी है इसको इसीलिए लाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था कि जो भी फिशिंग ईमेल्स हैं या जो भी गलत रिक्वेस्ट कह लीजिए, डेटा को बनाने के लिए जो रॉन्ग रिक्वेस्ट की जा रही थी उनको ये एक्सेप्ट ना करें, लेकिन चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके उत्कृष्ट क्वालिटी के, उच्च क्वालिटी के, हायर क्वालिटी के फिशिंग ईमेल्स बनाए जा रहे हैं। फिशिंग ईमेल्स बेसिकली क्या होते हैं कि इनके माध्यम से आपके पर्सनल जानकारी और आपके पर्सनल डेटा को चुराया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कंसर्न है। उसके बाद प्लेगियरिज्म चोक पॉइंट। अब प्लेगियरिज्म चोक पॉइंट क्या है कि देखिए, जो लिटरेरी वर्क होता है शिक्षकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा आए दिन, अगर आप देखें तो आज से ही नहीं, ये समस्या काफ़ी पहले से है कि जो उनका लिटरेरी वर्क होता है, साहित्यिक वर्क होता है, कभी कभी आपको सुनने में मिलता है कि किसी व्यक्ति ने चुरा लिया, उनकी द्वारा जो लिखी गई जानकारियां थी उसको चुरा लिया गया। तो प्लेगियरिज्म चोक पॉइंट के अंतर्गत भी यही देखने को मिल रहा है कि जो भी यहाँ पर इसके माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से लेख लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर डेटा को चोरी किया जा सकता है और पहचानने में काफ़ी मुश्किल हो रही है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी चीज़ लिखी गई, कोई भी लिटरेरी वर्क लिखा गया या कोई भी चीज़ लिखी गई और वो डाटा इसमें स्टोर हो गया। ठीक, तो आप कैसे विभेद करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि जो इसके द्वारा डेटा जनरेट किया गया है और जो किसी टीचर के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जो डेटा लिखा गया था जो इसमें मिल गया है, तो कैसे आप विभेद करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो ये भी एक समस्या देखने को मिल रही है जो कि एथिकल कंसर्न के रूप में कंसीडर की जा रही है। डेंजरस कोडिंग, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके खतरनाक कोडिंग स्टैब्लिश की जा रही है, खतरनाक कोड बनाए जा रहे हैं जो कि मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। फेयरनेस एंड ट्रुथफुलनेस, ठीक है, तो जो यहाँ पर इसके द्वारा जो भी जानकारियां हमें देखने को मिल रही हैं वो कितने फेयर हैं और कितने ट्रुथफुलनेस इसके अंदर है, ये भी एक कंसर्न है। बेसिकली ये पॉइंट भी जो है रेशियल और जेंडर बायसनेस वाला कह लें उससे मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है एक पर्टिकुलर भाषा में स्टोर है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो भी नेम को लेकर डिस्पैरिटी देखने को मिली है, तो वो पॉइंट भी यहाँ पर आपको जोड़ करके देख सकते हैं कि जो भी इसके द्वारा हमें डेटा आउटपुट के जरिए मिलते हैं तो वो कितना सही है और कितना निष्पक्ष है, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। रिप्लेसिंग जॉब्स के बारे में मैंने बता ही दिया कि एक साथ मल्टीपल यूजर्स को हैंडल कर सकता है, साथ ही साथ बहुत सारे कामों को ये कम समय में कर सकता है, जैसे कि ईमेल जनरेशन कर सकता है, बुक राइटिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्रांडिंग में किया जा सकता है, एसईओ में किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी पर्सनल इन्वॉल्व है एज एन एम्प्लॉई, तो उनकी जॉब खतरे में आ सकती है। और ह्यूमन इंटरेक्शन की, यानी कि मान लीजिए कि हमें कोई चीज़ किसी से डिस्कस करनी है, उस डिस्कशन के आधार पर हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, तो अब उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमने यहाँ पर सीधे सीधे जो चीज़ जाननी होती है हमने चैट जीपीटी के माध्यम से उसको हम लोग आसानी से जान सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एथिकल कंसर्न के रूप में उभर करके हमारे सामने आए हैं, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब लास्ट में देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। अभी GPT-4 टर्बो के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें ऑडियो विजुअल एप्लीकेशन है जो कि इमेजेस को क्लासिफाई कर सकता है, इमेजेस के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू स्पीच, ठीक है, ये वर्क कर सकता है। लेकिन अभी हाल ही में इसी अप्रैल महीने में चैट जीपीटी को अपग्रेड किया है एआई ने, ओपन एआई ने।
ठीक है, तो ये अपग्रेड हुआ है। अब ये जब अपग्रेड हुआ तो किस तरह से इससे एडवांस्ड है ये, तो इसमें अगर देखें तो मैथमेटिक्स में काफ़ी हद तक इसमें एडवांसमेंट देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है, GPQA। अब GPQA क्या है, तो ये मुख्य रूप से अगर बात करें तो ग्रेजुएट लेवल गूगल प्रूफ तो ये जो है अपग्रेडेड वर्जन, इसमें GPQA की क्वालिटी है, GPQA है ग्रेजुएट लेवल गूगल प्रूफ क्वेश्चन एंड आंसर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होते हैं। तो ये एक एडवांसमेंट है जो इसका पहले का वर्जन था। ठीक, तो ये अभी हाल फिलहाल में इसमें एडवांसमेंट हुई है। तो आप देख लीजिए कि जो चैट GPT है, GPT-4, इसका अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है, लेकिन ये जो वर्जन है ये पेड यूजर्स तक ही सीमित है, यानी कि एक आम व्यक्ति अगर चाहे तो इसे फ्री में, मुफ्त में इसका प्रयोग नहीं कर सकता, उसके लिए आपको भुगतान करना होगा। तो ये सारी चीज़ें अब तक इससे जुड़ी हुई रही। और अंत में हम लोग बातचीत करते हैं वे फॉरवर्ड, यानी कि आगे की राह। इसकी जो लिमिटेशंस हैं और इसकी जो एथिकल कंसर्न्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनमें सुधार किया जाना चाहिए। तो सुधार में क्या है कि जो भी अगर देखें तो जो इसकी प्रतिक्रियाएं हैं अपूर्ण रिस्पॉन्सेज हैं, यानी कि अपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं। ठीक है, जो कंटेक्स्ट को ये पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। एक्यूरेसी को लेकर के, यानी कि सटीकता को लेकर के, निष्पक्षता को लेकर के जो भी कंसर्न है उसमें सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो संदर्भ को समझने में की जो समस्या है उसमें सुधार करते हुए प्रतिक्रिया देने में की क्षमता में भी सुधार करना आवश्यक है। इसके अलावा अपने ज्ञान के आधार एवं क्षमता को अधिक सटीक और सूचनात्मक, यानी कि इंफॉर्मेशनल जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उत्पन्न करने के लिए इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। विभिन्न भाषाओं और बोलियों को समझने तथा प्रतिक्रिया देने की अपनी क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अभी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और चूंकि यह एक टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी में आप देखें तो इवोल्यूशन होता ही रहता है, आगे भी इसमें और भी अपग्रेड वर्जन इसके आने की संभावना है। जैसे कि वर्ष 2023 में GPT-4 टर्बो आया, उसके बाद चैट GPT-4 को अपग्रेडेड वर्जन जो अभी अप्रैल में ही आया है। तो आगे भी इस तरह के अपग्रेडेड वर्जन आते रहेंगे जिसमें जो भी त्रुटियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, व्यवहारिक बुद्धि यानी कॉमन सेंस की कमी देखने को मिल रही है, तो इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दीजिएगा, हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। कैसा हमारा ये सीरीज आप सभी को कैसी लग रही है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।